जय हिंद भाई और बहनों। अब आपको देखिए हमने संस्कृत में स्वर संधि, जैसे अपन ने अच संधि पूरी हो गई थी, अब हम लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हैं हल संधि। अब देखिए हल संधि क्या है। हम जैसे व्यंजन संधि, हल संधि का ही दूसरा नाम है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि या हल संधि कैसे कहते हैं वो आपके बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हल संधि जिसे हम कहते हैं व्यंजन। तो ये हल संधि क्या होता है कि यदि हलंत के बाद, जैसे व्यंजन के बाद, अर्थात व्यंजन के बाद अच अर्थात स्वर, या हल अर्थात व्यंजन आए, या हम कह सकते हैं हल के मतलब अच के बाद हल आए, तो वहाँ कौन सी होती है, हल संधि। सीधी सीधी सी परिभाषा है हिंदी में, जो हम कहते हैं कि यदि व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन आ जाए या व्यंजन के मतलब बाद स्वर आ जाए तो आपकी कौन सी होगी, वहाँ व्यंजन संधि अर्थात हल संधि होगी। अब हमारा हिंदी में तो हम क्या करते हैं, नियम पढ़ लेते हैं और कोई भी नियम का उदाहरण आ जाए सीधी हम व्यंजन संधि बता देते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। उन नियमों जो हमने हिंदी में नियम पढ़े थे उन्हीं का यहाँ पर नाम दिया होता है। अब आपके सामने ये होता है कि सर हम हिंदी में तो पढ़ लेते हैं लेकिन संस्कृत में हम नाम भूल जाते हैं। नाम आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि उदाहरण में ही नाम छिपा होता है, वो आपके सामने उपस्थित हैं। अभी देखो बताते हैं, प्रत्येक उदाहरण में ही संधि का नाम छिपा होता है। देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं इष्टुत्व संधि। अब बात आती है उदाहरण के, अगर देखें तो इष्टुत्व संधि में ही उदाहरण, जो उदाहरण होगा इसका, उसी में इसका नाम छिपा होगा। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है इस्तो इष्टुना शु। देखिए उदाहरण क्या है, पहले तो हम पढ़ेंगे सूत्र। सूत्र में क्या कह रहा है कि इस्तो इष्टुना शु, यहाँ स दिख रहा है, इसे हम कहेंगे सकार, सकार। ता दिख रहा है, इसे कहेंगे हम त वर्ग। तू का मतलब तू, जैसे हमने पढ़ा था उदित वर्ण को चो टो तो पु, तो तू, ये तो है जो तू ही मान्य होता है, तो तू का मतलब त वर्ग। ऐसे चू का मतलब च वर्ग। तो हमने जब पढ़ा था वर्णमाला पढ़ी थी तो उदित वर्ण में को चो टू तो कू का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग और पू का मतलब प वर्ग। तो यहाँ पर आ रहा है कि तो मतलब त वर्ग के बाद, इसके बाद स, ये वाला जैसे अपन सकार कह देते हैं। चु, चु का मतलब च वर्ग आए, तो इस स का ये वाला स और तू वर्ग का ये वाला हो जाता है, अर्थात सकार का शकार और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। ये परिभाषा कहती। तो ये सूत्र क्या कहता है, इष्टुना सूत्र, इष्टु सूत्र कहता है कि यदि सकार या त वर्ग के बाद श या च वर्ग आए तो शकार का श और त वर्ग का च वर्ग। लेकिन कुछ उदाहरण हमारे क्या होते हैं, वो इससे ये स, ये वर्ण होता है, ये आपका पीछे चला जाता है, इधर चला जाता है, और च वर्ग वाला वर्ण ये इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है। तब हमें समस्या होती है। इसलिए हम इसकी परिभाषा इस तरीके से भी कह सकते हैं, यदि सकार या त वर्ग के पहले या बाद में क्या आ जाए, श या च वर्ग आए तो स का श और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। अब इसका एक उदाहरण देखें हम। देखिए सत प्लस चित, सत्य प्लस चित, ता है तो ता देखिए त वर्ग का है, च किसका है, च वर्ग का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, त का च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, च। अब ये बन गया सत्य प्लस सच प्लस चित। अब बात आती है ये हलंत वर्ण है,
इधर मात्रा वाला वर्ण है। अब छोटी ई की मात्रा होती है वो हलंत वर्ण को बीच में मिला लेती है और ये बन जाएगा सच्चित। क्या बन जाएगा? सच्चित। इस तरीके से आपका बनता है। तो अब इसको क्लियरिटी से देखें तो देखो क्या होता है। सच्चित हमने बता दिया। अब एक ट्रिक्स छोटी सी देखें, बाद में फिर इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। इष्टुत्व संधि क्या कहती है कि इस्तु इष्टुनाश्चु, अर्थात मैं आपको बता दूं कि जिन उदाहरणों के बीच में क्या दिख जाए, ये वाला स और च वर्ग का कोई भी वर्ण दिख जाए, या तो स या च वर्ग दोनों जुड़ करके दिख रहे हो, या च वर्ग का जो वर्ण है द्वित वर्ण, च वाली लाइन के द्वित वर्ण दिखें। अब द्वित का मतलब होता है एक ही व्यंजन वर्ण दो बार आए। जैसे आपको या तो चच दिख जाए, या आपको क्या दिख जाए, जज दिख जाए। तो इस तरीके के आपको दो वर्ण ये दिखते हैं, अर्थात सीधी सी बात आपको बता देते हैं कि आपको तालु वाले वर्ण, अर्थात तालु का मतलब होता है जो तालु से उच्चारे, जैसे श या च वर्ग दिखते हैं बीचों बीच, तो आपको कौन सी संधि होगी? इष्टुत्व। अर्थात ये वाला स या च वर्ग का कोई भी वर्ण दिखता है बीच में, तो आपको कौन सी हो जाएगी? इष्टुत्व संधि होगी। पहचानने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि संधि का जो नाम है वो इसी में छिपा हुआ है। इष्टुत्व अर्थात च वाली लाइन का कोई भी वर्ण आपको जुड़ा होगा सा के साथ, तो आपको कौन सा हो? इष्टुत्व। बस अब देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। प्रूफ के साथ इसको पढ़ेंगे तो देखिए, स या त वर्ग, त वर्ग में आ जाएंगे त, थ, द, ध और न। इनके बाद में क्या आ जाए? श या च वर्ग, यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। श या च वर्ग, तो इस सा का ये वाला सा और त वर्ग का च वर्ग। अब च वर्ग में क्या होगा? च, छ, ज, झ और य। ये इसमें मिल जाएगा, ये इसमें इस तरीके ये बदल। कभी कभी क्या होता है, ये वाला स और च वर्ग कहाँ आ जाता है? पहले आ जाता है, और त वाला कहाँ चला जाता है? पीछे। लेकिन चेंज कौन सा होगा? ये वाला ही चेंज होगा। अब देखो कैसे, जैसे आपको कहा मैंने हरिश प्लस सेति, हरिश प्लस सेत, सा है सकार वाला सा, इसके बाद कौन सा आ रहा है? ये वाला सा। तो ये सा किस में बदल जाएगा? इस वाले सा में, और ये बन जाएगा हरिष्येति। हलंत वाला है इसलिए ये भी आधा रहेगा, और ये बन गया हरिष्येति। अर्थात इसे कहेंगे तालु सा। ये दंत सा है, इसको कहेंगे तालव्य सा। ऐसी रामस प्लस चिनोति, रामस प्लस चिनोति, सा है चा है, तो सा किस में बदल जाएगा? इस वाले सा में, और ये बन जाएगा रामस चिनोति। और देखिए उदाहरण, इसके बाद में सद प्लस जन, सद प्लस जन, तो द है, द किस में बदल जाएगा? जा में। द ये तावर का वर्ण है, देखिए तावर का, इसके बाद क्या आ रहा है? छ वाला वर्ण, तो यहाँ हो जाएगा सज्जन। ऐसे ही उद प्लस ज्वल, क्या बन जाएगा यहाँ? उज्ज्वल। ऐसे ही शार्णिंग प्लस जय। अब बात आती है, ये क्या है? न, ये किसका है? तावर का।
ये किसका है, च वर्ग का है। तो अब चेंज कौन सा होगा, ता वाले वर्ण का, तो ता का यहाँ पर क्या हो जाएगा, या, क्योंकि जो ना का है, ना का पंचम वर्ण के आधार पर देखें तो यहाँ क्या बन जाएगा, शार्णिंग, यहाँ रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ में बदलेगा, किस में बदलेगा, इसमें। अब जा को बोलेंगे तो इसको शार्णिंग जय, इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब मैंने कुछ कहा था, मैंने कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो हमारे त सकार और त वर्ग पीछे चले जाते हैं और श और च वर्ग पहले आ जाते हैं। तो ऐसे उदाहरण कौन से हैं, जैसे यज प्लस न, ये उदाहरण है। तो च वर्ग वाला वर्ण पहले आ गया और त वर्ग का वर्ण कहाँ चला गया, पीछे। तो चेंज कौन सा होगा, ता वाली लाइन का ही होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, यहाँ में, किस में बदलेगा, यहाँ में। अब दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरीके से ये दोनों वर्ण क्या बन जाएंगे, जब हम पढ़ते हैं संयुक्त वर्ण तो ज और यहाँ मिलकर के क्या बनता है, यज्ञानी। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये यज्ञ। ऐसी देखिए, और राज प्लस न, जा है, जा के बाद ना आ रहा है तो ना किस में बदल जाएगा आपका, यहाँ में। जा और या मिलेंगे दोनों तो क्या बन जाएगा आपका, यज्ञानी, तो ये बन जाएगा राज्ञ। इस तरीके से किसी को समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैंने कहा था कि इसी में ही आपको क्या देखेंगे, नाम देखेंगे। तो देखिए आपको शब्दों के बीच में, अर्थात शब्द के बीच में सा दिखता है। जैसे अभी आपने देखा हरिश सेते देखा था, उसमें सा दिख रहा था। रामश चिनौती, उसमें भी आपको सा दिख रहा था। ठीक है, चा वाली लाइन का वर्ण ये रहा, चा के वर्ण। मैंने सच्चित लिखाया था, सच्चित में चा वर्ग का। उज्ज्वल लिखा रहे हैं, उज्ज्वल में भी आपको। तो इस तरीके के चा वाली लाइन के जो वर्ण हैं, ऐसी उत प्लस चारण, और देखिए उत प्लस चारणम, यहाँ क्या बन जाएगा, ता है, ता के बाद चा वर्ग आ रहा है तो ता किस में बदल जाएगा आपका, चा में, और ये बन जाएगा उच्चारणम। तो आपको सीधी सी बात यह है कि आपको शब्द के बीच में ये वाला सा या च वर्ग का कोई भी वर्ण दिखता है तो आपको लगभग कौन सी संधि होती है, इष्टोत्तर संधि होती है। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट संधि, सेकंड, वो है आपकी इष्टोत्तर संधि। लेकिन इष्टोत्तर संधि पढ़ने से पहले इसमें एक अपवाद और है, इष्टोत्तर संधि का अपवाद, इसका अपवाद। अब अपवाद क्या है, इसका एक सूत्र है 7। ये 7 सूत्र क्या कहता है, ये एक अपवाद है। तो अपवाद के अंतर्गत क्या रखेंगे हम, ये 7 सूत्र कहता है कि यदि सकार के बाद क्या है, ता है, क्या है, त वर्ग, अर्थात त वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो आपका यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे आपको आ गया पृष प्लस न। अब आपका और में तो क्या हो रहा था, यहाँ चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका अपवाद क्या कह रहा है कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सकार के बाद, अर्थात 7 ये कहता है श के बाद ता आए, अर्थात सकार के बाद ता वर्ग आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अपवाद है इसका। अब जैसे प्रश्न, तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रश्न। ऐसी विष प्लस न, तो यहाँ क्या बन जाएगा, विष्णु। ठीक, इस तरीके से आपका इसमें एक ये अपवाद वाला सूत्र है। अब आते हैं हम नेक्स्ट संधि, इष्टोत्तर संधि। इष्टोत्तर संधि, इष्टोत्तर संधि क्या कहती है, देखिए सूत्र क्या कहता है, इष्टो इष्टुनाष्टु, इष्टो इष्टुनाष्टु, ये सूत्र है। सेम वही कहानी है जो इससे पहले पढ़ी थी, लेकिन वहाँ तालु वर्ण थे जो हमारा तालव्य से उच्चारित वर्ण थे, और यहाँ के सेम मूर्धन्य से। तो ये क्या कहता है कि सकार अर्थात स या त वर्ग के बाद
इन दोनों के बाद स या ट वर्ग आए तो स का श और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। अर्थात सकार के या त वर्ग के बाद स या ट वर्ग आए तो स का श और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। इससे पहले हमने च वाली लाइन पढ़ी थी, अब हम कौन सी पढ़ेंगे? ट वाली। अब देखो कैसे, यदि सकार या त वर्ग के बाद, इसमें अपन रख सकते हैं त वर्ग में त, थ, द, ध और न, इनके जस्ट बाद क्या आ जाए? स या ट वर्ग। अब कुछ उदाहरण हमारे ऐसे भी हैं जो चेंज हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ उदाहरण क्या होता है, इधर भी स या ट वर्ग आ जाता है, अर्थात ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है। तो ये बाद में अपन पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले पढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो स या त वर्ग के बाद, तो यहाँ क्या है? श या ट वर्ग आए तो श का श और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है, अर्थात ट, ठ, ड, ढ और ण, इस तरीके से ये परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे देखिए उदाहरण तत् प्लस टी का, ये बहुत परीक्षा में आता है आपका, तत् प्लस टी का। ता है तो देखिए त वर्ग का ता के बाद ट वर्ग का ट दिख रहा है, तो त किस में बदल जाएगा? देखिए त का क्रम कौन सा है? ट में, तो ये बन जाएगा तट प्लस टी का। अब इसको मिलाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? तट्टी का। ऐसे ही और देखिए उदाहरण। अब आपको पहचानने के लिए भी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी कि शब्द के बीच में अगर ये वाला स या ट वर्ग का कोई भी वर्ण दिखता है तो ष्टोत्र संधि, नाम से ही पता लग रहा है, ष्टोत्र अर्थात स और ट वर्ग का वर्ण दिख रहा है तो ट वर्ग का वर्ण टट, ऐसी डड, जज, तो इस तरीके के दिखेंगे तो ये सब किस में आ जाएंगे? आपके ष्टोत्र संधि में। अर्थात मूर्धन्य ध्वनि दिखती है शब्द के बीच में तो ष्टोत्र संधि का उदाहरण होगा। अब और उदाहरण देखिए, रामस प्लस षष्ठम, रामस प्लस षष्ठम, तो देखिए सॉरी ये सा नहीं आएगा, यहाँ ये वाला रहेगा, तो रामस प्लस षष्ठम, सा के बाद ये वाला सा आ रहा है तो सा किस में बदल जाएगा? इस वाले सा में बदल जाएगा, रामस षष्ठम। ठीक, इस तरीके से आपका बनेगा। ऐसे ही देखिए और देखिए, बृहत प्लस टीका, बृहत प्लस टीका। अब यहाँ ता है तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? बृहत, ये गए बृहत टीका, बृहत टीका। अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं। अब कुछ उदाहरण हमारे क्या होते हैं, पहले ता वर्ग पीछे चला जाता है और टा वर्ग पहले आ जाता है। तो ऐसे उदाहरण जैसे पेश प्लस ता, पेश प्लस ता, तो ता है। अब देखिए ता वर्ग कहाँ गया? पीछे, तो ता वर्ग ही परिवर्तित होगा और ये बन जाएगा पेष्टा। ऐसी और देखिए, रास प्लस त्रम। अब यहाँ उदाहरण में आपको परेशानी आती है कि ये सर आपने तो क्या पढ़ाया था? ता वर्ग, लेकिन ये त्रा कहाँ से आ गया? जब आप देखें तो त्रा जो बनता है हमारा, त्रा किससे बनता है? ता और रा से। तो ता आपका त्रा जो बना है आपका ता और रा से, तो ता को हम किस में बदलेंगे? ता में, हलंत वाला ता और रा जुड़ गया तो ये बन जाएगा ट्र। ठीक, तो अब बन जाएगा यहाँ पर उदाहरण आपका रास ट्रम बन गया। ऐसे ही इस प्लस ता का इष्ट, विस प्लस नु, विस प्लस नु, तो ये क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारी ष्टोत्र संधि।
अब आपको कुछ नहीं करना है, सब नाम इसी में। देखिए मैंने कहा था आपको व्यंजन संधि में आपको पहचाननी है कि आपको ये वाला सा अर्थात मूर्धन्य सा या ट वर्ग का वर्ण दिखता है शब्द के बीच में, तो आपको ष्टोत्व संधि होगी वहाँ पर। ठीक, अब आता है नेक्स्ट जसत्व संधि। जसत्व संधि देखिए, हम हिंदी में जो व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ते हैं वो जसत्व संधि के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। इसके दो सूत्र होते हैं जसत्व संधि के। तो पहला हम लेंगे सूत्र, वो है आपका झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते, ये आपका है झलाम जशो अंते। अब झल प्रत्याहार आपने पढ़े होंगे, झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए झल प्रत्याहार में आपको आ जाएंगे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और इसके साथ में आपको आता है श, यहीं लगे देता हूँ कौन, श, स और ह अर्थात ऊष्म। तो झल प्रत्याहार के बाद में क्या आए, अच आए अर्थात घोषवर्ण आए, जिसे हम कहते हैं घोषवर्ण। अब घोषवर्ण हमने हिंदी में जो पढ़े थे वो आप याद रख लेना, या आप कहें तो संस्कृत के भी। तो इसमें हम घोषवर्ण में क्या पढ़ते हैं, एक तो स्वर, हिंदी के आधार पर रखोगे तो अच्छा रहेगा। घोषवर्ण में स्वर, इसके बाद आपको वर्ग के तीसरा, चौथा, पाँचवां। अब देखिए घोषवर्ण में पाँचवां वर्ण घोषवर्ण में तो आएगा, लेकिन ये जो नियम है जसत्व संधि में, यहाँ आपको पाँचवां वर्ण नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये पाँचवां वर्ण आपको आगे जाके अनुनासिक संधि का निर्माण करता है, इसलिए हम यहाँ से इसको क्रॉस करके चलेंगे। अब आपको या तो स्वर हो, या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या ह, य, व, र और ल, ये आपको वर्ण दिखते हैं पीछे, तो आपको कौन सा होगा वहाँ पर, जसत्व संधि। अर्थात ये कह सकते हैं कि झल प्रत्याहार के बाद स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, या ह या वरल में से कोई सा वर्ण हो, तो आपको झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ये अपने वर्ग के किस में बदलेंगे, तीसरे वर्ण में बदलेंगे। अब ये तो है इसका वास्तविक नियम से। अब आप इसको उदाहरण जो हमें आते हैं वो आपको ज़्यादातर आते हैं हिंदी वाले की तरीके से, तो इसको और आसान तरीके से अर्थात शॉर्ट ट्रिक से आप समझेंगे तो आसानी समझ आ जाएगा। लेकिन पहले एक उदाहरण समझो, जैसे मैंने कहा वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, वाक मीन्स होती है वाणी और ईश मीन्स होता है ईश्वर। तो अब बात है क, तो देखिए झल प्रत्यय क कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। इसके बाद ईश तो स्वर है, तो क किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण, अर्थात इसका तीसरा वर्ण कौन सा होगा, ग होगा। अब पीछे स्वर है, स्वर इसको पूरा करेगा और ये बन जाएगा वागीश। ये तो है संस्कृत के वास्तविक नियम से। अगर आप शॉर्ट में तैयारी करना चाहते हैं, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो सीधा सा इसका एक उदाहरण आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यदि हिंदी के तरीके से आप आ जाइए, हिंदी में भी वो काम आएगा कि यदि क, च, ट, त, प, इनके बाद घोषवर्ण आए। अब घोषवर्ण अभी आपको बताए थे आते हैं, तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ये ज, ये ड, ये द और ये बा में बदल। जो हमारे उदाहरण मिलते हैं, अक्सर एक आध उदाहरण जाता है एक्स्ट्रा, नहीं तो हमारे जितने भी उदाहरण इसके मिलते हैं वो यहीं से मिल जाते हैं आप। इसलिए हमें एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की, हमारा स्तर जो प्राइमरी स्तर का जो है वो इसी में से 100% आ जाता है। तो देखिए 22 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही हम और उदाहरण देखें तो दिक् प्लस गज, देखिए का है, का के बाद गा कौन सा वर्ण, तीसरा, तो तीसरा इसका घोषवर्ण में आता है, तो ये किस में जाएगा, दिग्गज। और उदाहरण देखिए इसके, दिक् प्लस दर्शनम, दिक् प्लस दर्शनम। ऐसी अच प्लस
आदि। अच प्लस अंत। ऐसे हम और पढ़ें, सट प्लस यंत्र, सट प्लस राग। ऐसे ही और उदाहरण देखेंगे अभी, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिक यहाँ क्या है, का है, का के बाद देखिए तीसरा वर्ण है कि नहीं, तो ये का कैसे बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, और ये बन जाएगा दिग्दर्शनम। क्या बन जाएगा, दिग्दर्शनम। ऐसे ही हम देखें अच, अच में मतलब होता है स्वर, और दिग मीन्स होती है दिशा, तो दिशाओं के दर्शन दिग्दर्शन। अच प्लस आदि, आदि मतलब जिसमें अच आदि छिपे हुए अर्थात स्वर आदि हैं। तो अब यहाँ अच है, चा है, च के स्वर, और पीछे क्या है, घोष वर्ण अर्थात स्वर, तो च के स्वर बदल जाएगा तीसरे वर्ण में। च का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ज होता है, और ये बन जाएगा अजादि। ऐसी अच प्लस अंत, जिसके अंत में अच हूँ अर्थात स्वर हूँ, तो ये बन जाएगा अजंतः। ऐसे अब देखिए सट प्लस यंत्र, तो मैंने अभी बताया था ह या व, तो यह है, तो इसमें टा किस में बदल जाएगा आपका, डा में, और ये बन जाएगा षड्यंत्र। सट प्लस राग, यहाँ क्या बन जाएगा, ये सट का डा बन जाएगा, और ये बन जाएगा सट राग। लेकिन हमें परीक्षा में किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर इसको ऐसे तरीके से लिखेंगे षड्राग, क्योंकि हलंत वर्ण है और पीछे रा है, तो राग किस तरीके से प्रयोग होगा, यहाँ पर इस तरीके, तो षड्राग बन जाएगा। और देखिए उदाहरण, जगत प्लस ईशः, आपने खूब पढ़ा होगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, जगदीशः। और देखिए सुप प्लस अंतः, पा है, तो पा कैसे बदल जाएगा, बा में, और ये बन जाएगा सुबंत। इस तरीके से आपके इसमें उदाहरण बनते हैं, किससे, झलाम जशो अंत। अर्थात ये कहता है कि झल प्रत्याहार, और इसको एक बार देखें, झल प्रत्याहार के बाद में क्या आ जाए, घोष वर्ण आए। झल प्रत्याहार के बाद क्या आ जाए, घोष वर्ण, तो झल किस में बदल जाता है, जस प्रत्याहार, अर्थात जब गणदस, तो झल प्रत्याहार किस में बदल जाएगा, जस प्रत्याहार में बदल जाता है। अब आता है इसका सेकंड दूसरा नियम, वो क्या कहता है कि झलाम जस झसी। इसका दूसरा नियम क्या कहता है, झलाम जस झसी। अब झसी वाला जो सूत्र है, ये क्या कहता है कि झल प्रत्याहार के बाद, अर्थात झल के बाद क्या आ जाए, झस प्रत्याहार आए, तो झल किस में बदल जाता है, जस में बदल जाता है। ये कहता है झल किस में बदल जाता है, जस प्रत्याहार में। कब, झस प्रत्याहार परे रहने पर, अर्थात झल के परे झस प्रत्याहार हो तो झल का क्या हो जाता है, जस हो जाता है। अब आप सोचोगे ये कैसे होगा, तो इसमें झल प्रत्याहार में आपको आते हैं वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। इसमें अभी आपको बताया था वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और आपको बताया था ह मतलब सा 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 और ह अर्थात ऊष्मण। तो ये किस में बदल जाएगा, जब गणदस, अर्थात इधर जो वर्ण होगा वो अपने वर्ग के किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब शॉर्ट तरीके से हमने आपको अब तक पढ़ाया है, वो किस तरीके से पढ़ाया है और पढ़ाते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, कि यदि चतुर्थ वर्ण के बाद, अर्थात चौथे वर्ण के बाद चतुर्थ वर्ण आए, चतुर्थ वर्ण के बाद क्या है, चतुर्थ वर्ण आता है, तो ये चतुर्थ वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। एक ट्रिक्स ये है इसकी, देखिए एक तो नियमानुसार देखिए, झलाम झस झसी, जस झसी, तो झल प्रत्याहार के बाद क्या है, झस आए तो झल किस में बदल जाता है, जस में। और एक शॉर्ट तरीका है कि यदि चतुर्थ वर्ण आपको दिखता है और उसके बाद फिर चतुर्थ वर्ण दिखता है, ये किसी भी वर्ग का हो सकता है, तो ये वाला अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब बदलेगा कैसे, देखिए जैसे आपको आ गया दुघ प्लस धम। अब यहाँ देखो घा घड़ी है और ये धा धनुष है, अर्थात ये आपको देखिए क ख ग घ, ये चौथा वर्ण है, धा भी चौथा वर्ण है, दोनों चतुर्थ वर्ण हो गए, ये धा
घ और ये ध, ये चौथे वर्ण है। तो ये वाला जो वर्ण है आपको ये किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और ये क्या बनेगा? इसको दुग्धम, अर्थात ये किस में बन जाएगा? दुग्धम। इस तरीके से आपको बदलना है। तो ये बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। झलाम जस जसी सूत्र के अर्थ। अब मैंने कहा कि इस झस प्रत्याहार में तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो चौथा आपको आ ही रहा है, तीसरा तो बहुत कम मिलता है कभी कभी। अब है नेक्स्ट और उदाहरण देखिए। बुध, बुध प्लस धी, वृद्ध प्लस धी, शुभ प्लस ध, दघ प्लस ध। ठीक, अब देखिए इस तरीके से आपको आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुध प्लस धी, तो धा है, चतुर्थ वर्ण है, इसके बाद चतुर्थ है, तो ये पहले आपका किस में बदल जाएगा? थर्ड वर्ण में, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? दा हो जाएगा इसका। अब धी है तो ये बन जाएगा आपका, इस तरीके से लिख करके इसको हम मिला देंगे तो ये आपका बुद्धि बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा? बुद्धि। ऐसे वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ वृद्धि हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्षुभ प्लस ध, यहाँ क्या बन जाएगा? क्षुब्ध बन जाएगा। ऐसे यहाँ दग्ध, दग्ध मतलब जला हुआ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? दग्ध। ठीक, तो ये कहती है जसत्व संधि में दो सूत्र हो गए, एक आपका जलाम जशो अंते और एक होता है जलाम जस जसी। अब हम नेक्स्ट संधि की ओर चलते हैं, वो है आपकी चर्तु संधि। चर्त संधि में देखिए सूत्र खरिच, खरिच, खरिचा सूत्र क्या कहता है? देखिए खरिचा सूत्र कहता है कि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार आए। अब खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अघोष वर्ण, जैसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। खर प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाते हैं? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों आपके श। इस तरीके के जो हैं आपके, ये किसके अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार। अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये आपको हिंदी में हम कहते हैं इनको अघोष वर्ण। कौन से वर्ण कहते हैं इनको? अघोष वर्ण। ये अघोष वर्ण हैं आपके, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो झल प्रत्याहार के बाद क्या आता है? अघोष वर्ण आते हैं, तो ये आपके प्रथम वर्ण में बदल जाते हैं। अर्थात किस में बदलेंगे? ये प्रथम वर्ण में। तो सीधी सी बात है कि अपन और तरीके से देखें तो इस तरीके से भी इसको शॉर्ट तरीके से देखें तो ये कह दो कि यदि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद अघोष वर्ण आए तो ये आपके प्रथम वर्ण में बदल जाते हैं, अर्थात पहले वर्ण में बदल जाते हैं। इस तरीके से हम इसको रख सकते। तो दो तरीके हो गए आपको, एक तो झल प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, इसके बाद अगर अघोष वर्ण आए तो ये आपको प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक, अब बदलेंगे कैसे? एक उदाहरण से देखें। जैसे मैंने कहा विपद प्लस काल, विपद प्लस काल, तो दा देखिए कौन सा वर्ण है? तीसरा। अब बात है इसके बाद का कौन सा वर्ण है? पहला, अर्थात अघोष वर्ण है। तो ये आपका किस में बदल जाएगा? पहले वर्ण में, अर्थात ता में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ता में। तो ता में बदलेगा तो यहाँ देखें, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं तो यहाँ देख लेते हैं। चलो, तो विपत काल ये बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही और देखिए सद प्लस कार, दा है, ये किस में बदल जाएगा? ता में, तो ये बन गया सत्कार। क्या बन जाएगा? सत्कार। ऐसे ही और देखो, सत्कार हो गया, विपदकाल हो गया, उद प्लस साह, उद प्लस साह, तो यह बन जाएगा उत्साह, उत्साह।
है ना, उत्साह, इस तरीके। हाँ जी, तो देखिए अब नेक्स्ट उदाहरण आपने उत्साह का देख लिया। अब इसके बाद एक और उदाहरण जो हम पढ़ते हैं वो है कुकुप। कुकुप प्लस प्रांतः, कुकुप प्लस प्रांतः, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कीमती है। आता है कुकुप, तो देखिए कुकुप में चौथा वर्ण है और ये आपका अघोष वर्ण है, तो एक कैसे बन जाएगा कुकुप प्रांतः। ऐसे देखिए लभ, जो हम धातु पढ़ते हैं, लभ धातु, तो लभ धातु में आपका लपश्यते बनता है, एक भविष्य काल है, तो लभ प्लस श्यति, इस तरीके से है आपका। ठीक, अब लभ है, भा है, तो भा कैसे बन जाएगा, पाम है, तो ये बन जाएगा लपश्यते, इस तरीके से आपका बनेगा। अब आती है नेक्स्ट संधि, वो है आपकी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि में सूत्र है मोह अनुस्वार। देखिए मोह अनुस्वार, मोह का मतलब ये होता है कि माँ के बाद अगर कोई हलंत व्यंजन अर्थात व्यंजन वर्ण आता है, हलंत वर्ण अर्थात कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो माँ किस में बदल जाता है, आपका अनुस्वार में बदल जाता है। ये आपकी अनुस्वार संधि कहती है। अब कैसे बदलेगा, जैसे मैंने कहा हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे, तो यहाँ माँ है, माँ के बाद में बाहर आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण है, तो माँ किस में बदल जाएगा, आपका अनुस्वार में, तो ये बन जाएगा हरिम वंदे। ऐसे ही आपका धर्मम, धर्मम प्लस वध, तो यहाँ क्या बन जाएगा, धर्मम वध। ऐसे ही आपका सत्यम प्लस वध, क्या बन जाएगा यहाँ, सत्यम वध। धर्मम चर, तो इस तरीके के रामम गच्छति, तो इस तरीके के जो उदाहरण है वो आपके किस में जाते हैं, मोह अनुस्वार में। अब इसमें एक अपवाद है आपका, जिसे अपन कहते हैं सूत्र होता है मोह सम राज है राज क्व, इस सूत्र से इसमें एक अपवाद होता है, वो है आपका सम। अब ये समराज, इसमें ये सूत्र होता है अपवाद वाला, अपवाद सूत्र अपन कह सकते हैं समराज क्व, तो ये सूत्र है राज क्व, जो सूत्र है इससे एक अपवाद निकल के आता है। सम उपसर्ग जहाँ होता है, सम उपसर्ग के बाद में अगर राज शब्द आता है, राज शब्द, तो वहाँ कौन सा होता है, अपवाद होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मोह सम राज क्व, ये इसका सूत्र है, मोह सम राज क्व, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र के तहत इसमें अनुस्वार संधि में अपवाद होता है, अर्थात सम उपसर्ग के बाद अगर राज धातु से जुड़े हुए, राज शब्द से जुड़े हुए कोई शब्द आते हैं तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको गए सम प्लस राट, इस तरीके का आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, रा इसमें मिलकर के क्या बन जाएगा, सम्राट, इस तरीके का। ऐसी सम प्लस राजऊ, राजऊ, तो ये क्या बन जाएगा, सम्राजऊ। इस तरीके के उदाहरण बनते हैं। ये सब किस में जाते हैं, आपके अपवाद की श्रेणी में आते हैं। अब नेक्स्ट संधि आपकी आती है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, अनुनासिक, देखिए अनुसार जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अनुसार का मतलब जो केवल नाक से उच्चारित होते हैं, अनुसार, और अनुनासिक मुख और नाक दोनों से उच्चारित होते हैं, वो होती है अनुनासिक। इसका सूत्र होता है यरो, अनुनासिके, यरो अनुनासिके अनुनासिको बा, इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अर्थात ये कहता है
कि यर प्रत्याहार के बाद, यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण अर्थात पांचवा वर्ण आता है, कोई भी पांचवा वर्ण, तो ये आप अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में अर्थात किस में, अनुनासिक में बदल जाते हैं, अर्थात अनुनासिक में बदल जाते हैं। यर प्रत्याहार इसमें हम रखेंगे जो वर्ण लेते हैं वो आते हैं आपके वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। अगर इनके बाद में पांचवा वर्ण आता है तो ये वाले वर्ण हैं वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। अब यर प्रत्याहार इस तरीके से हम रख सकते हैं इसको कि यदि ऐसे ले लो, वर्ग का 1, 2, 3, 4 वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो ये अपने वर्ग के किस में बदल जाएंगे, पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। अब कैसे, जैसे देखिए वाक प्लस मयम, वाक प्लस मयम, का है पीछे माँ है, तो देखिए क किस वर्ग का है, आपका यर प्रत्याहार का है, इसमें पीछे पंचम वर्ण है तो क किस में बदल जाएगा, आपका अपने ही वर्ग के पांच वर्ण में, और ये बन जाएगा वांग मयम। ऐसे ही देखिए एतद प्लस मुरारी, एतद प्लस मुरारी, ता है, ता किस में बदल जाएगा, नाम है, क्योंकि ता का पंचम वर्ण क्या होता है, ना, तो ये बन जाएगा एतन, एतन मुरारी, किस में बदल जाएगा, एतन मुरारी। ऐसे ही और देखिए सद प्लस मार्गम, सद प्लस मार्गम किस में बन जाएगा, सन्मार्गम। चित्त प्लस मात्रम तो क्या बन जाएगा, चिन्ह मात्रम। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वर्ण है यर प्रत्याहार के, अगर उनके बाद अनुनासिक वर्ण आते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में लेकर के आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।